नमस्ते बच्चों, जय केमिस्ट्री। मैं आपका टीचर अभिषेक अवस्थी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कैम माइंड कोचिंग में। आप इसमें आसानी से बहुत सारे यूज़फुल केमिस्ट्री के डाउट्स जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप आसानी से उसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स पर अपना कमेंट्स लिखिए और बेहतर तरीके से केमिस्ट्री को समझिए, इजी वे में समझिए। आज हमारा टॉपिक है ऑफबाउ प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इसके अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। साथ में इंटरमीडिएट, फर्स्ट ईयर, बीएससी में भी इसका बहुत यूज़ है, क्योंकि हर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेस्ड होती हैं। आपको जैसा पता है कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पूरा का पूरा एक लेंदी पोर्शन पढ़ना पड़ता है, तो इसे हम एक शॉर्ट वे में आपको आज समझाएंगे। साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को भी हम आप समझना चाहेंगे और उनको चालू करेंगे अलग अलग तरीके से। सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि ये जो ऑफबाउ वर्ड दिया जा रहा है वो कहाँ से आया। ऑफबाउ वर्ड किसी प्रिंसिपल दिया जा रहा है वो किसी साइंटिस्ट द्वारा नहीं दिया जा रहा है, यानी ये जो नाम है वो किसी साइंटिस्ट पर डिपेंड नहीं करता, ये किसी साइंटिस्ट के नाम से नहीं लिया जा रहा है। ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बिल्ड अप, कॉन्टेक्ट अप, यानी रचना करना, निर्माण करना, तामीर करना, बनाना। बनाने का मतलब हम जब घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं ऊपर की ओर। उसी तरह यहाँ पर इस नियम में ये बताया गया, इस रूल में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनों को जो भरा जाएगा किसी भी सब सेल में, एसपीडीएफ में, वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर भरा जाएगा। अब ये भरा कैसे जाता है, इसके हेल्प के लिए हमें N+L रूल पढ़ना पड़ता है। N+L रूल हमें ये प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन कि हम किस तरीके से पहचाने कि किस सब सेल की एनर्जी कम है और किस सब सेल की एनर्जी ज़्यादा है। और साथ में हमें यह भी जानना जरूरी है कि एक सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जैसे S में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है। ये मैक्सिमम क्वांटिटी है इलेक्ट्रॉनों को सब सेल में भरने की। तो क्या आप इसे याद कर पा रहे हैं? अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो मेरे पास उसका एक सॉल्यूशन है। आप इस तरीके से इस एसपीडीएफ के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम क्वांटिटी को इजीली याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको S, P, D और F लिखना होगा और साथ में 2, 6, 10 और 14 लिखना होगा और इससे आप आसानी से याद कर पाएंगे। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। याद करने का तरीका है सुना दो प्यारे छंगू दुश्मन 10 और फौजी 14। इस तरीके से आप इस ट्रिक्स की हेल्प से इसमें जो सब सेल होते हैं उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम क्वांटिटी को याद कर सकते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपने इसको याद करने का तरीका सीख लिया। अब हमें सबसे पहले ऑफबाउ प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि ऑफबाउ प्रिंसिपल किसी साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड नहीं है। तो कहीं कहीं पर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द प्रिंसिपल आर नॉट बेस्ड ऑन साइंटिस्ट नेम, दैट इज ऑफबाउ, यानी वो प्रिंसिपल जो किसी भी
वैज्ञानिक के नाम पर निर्भर नहीं करता है, वही आफबाउ का नियम है। और आफबाउ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बिल्ड अप, बनाना, निर्माण करना, कॉन्टैक्ट अप यानी उसका निर्माण करना, तामीर करना। तो अब हम लो एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स की ओर जब भी इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे, भरेंगे, तो वो प्रक्रिया आफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आएगी। इससे पहले जब हम आफबाउ प्रिंसिपल को लिखें, उनको समझें, तो उसको डिजाइन करने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि किस सब सेल की एनर्जी कम है और किस सब सेल की एनर्जी ज्यादा है। और इस एनर्जी को समझने के लिए हम N+L रूल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर N+L रूल को यूज किया जाएगा। अब मेरी ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये N क्या है और L क्या है, तो इसके समझने के लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं क्वांटम नंबर्स। उसका एक अलग वीडियो है, आप क्वांटम नंबर्स को वहां पर जान सकते हैं, किसने उसकी खोज की, किस तरीके से इनकी क्वांटिटी को निकाला जाता है। उसके लिए एक अलग वे में क्वांटम नंबर्स का एक पूरा का पूरा सीरीज वीडियो है जो आप इस YouTube चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा समझना यहाँ जरूरी है, यहाँ पर जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या, और L एजीम्यूथल क्वांटम संख्या या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर है, द्वितीय क्वांटम संख्या। तो n हमेशा किसी भी सब सेल के आगे लिखा होता है। जैसे ये कई सारी सब सेल्स लिखी हैं, तो इनके आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी n होती हैं, यानी सब सेल से पहले जो लिखा होता है वो n होता है। और L साथ में ये वर्ड होते हैं SPDF। SPDF एक तरीके से, या SPDF ही L है, लेकिन वो वर्ड में लिखे हैं, इनके न्यूमेरिकल वैल्यू को हमें जानना है। तो किस तरीके से जानेंगे? अगर हमें पता है कि हमें दिया हुआ है SPDF, तो इनके L रूप होते हैं 0 1 2 3, यानी 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3, SPDF 0 1 2 3, 123 हमें याद कर सकते हैं। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि ये L वैल्यू हमें दी है। अब हम किसी को भी यहां से कैलकुलेट करें और ये जाने, फाइंड आउट करें कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा। तो चलिए हम सबसे पहले यहां से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, 3D ले लेते हैं और 4S ले लेते हैं। 4S और 3D ले लिया, हमें देखने पर तो यही लग रहा है कि 3D की एनर्जी कम होगी और 4S की ज्यादा होगी, क्योंकि 4 वैल्यू ज्यादा है। लेकिन जब हम L+L रूल को यहां पर इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो हम देखते हैं कि n वैल्यू यहां पर 4 है और L वैल्यू S के लिए यहां 0 है, तो टोटल N+L वैल्यू यहां पर निकल के आ रही है 4। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं तो यहां n वैल्यू है इसके लिए 3 और L वैल्यू D के लिए है 2, तो टोटल हो गया N+L इज इक्वल टू 5, यानी इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी। किसकी एनर्जी? 4S की एनर्जी 3D की एनर्जी से कम होगी, यानी 3D की एनर्जी ज्यादा होगी और 4S की एनर्जी कम होगी। सपोज दैट अब हमारे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसमें दोनों वैल्यू बराबर हों। अगर दोनों वैल्यू बराबर होंगी तब क्या होगा? तब हम ये देखेंगे कि किसका n वैल्यू ज्यादा है। अगर n वैल्यू ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि सेल 1 2 3 4 होते हैं, जिसमें n वैल्यू यानी सेल वैल्यू ज्यादा, यानी वो ज्यादा आउटर में है और ज्यादा आउटर में होने के कारण उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो चलो हम ये भी करके देख लें। मान लिया हमारे पास है 4S और 3D
और 4p। इस तरीके से हमारे पास दो वैल्यू हैं। तो 3D के लिए जब हम निकालते हैं तो n बराबर 3 निकल के आएगा, l बराबर यहां पर 2 निकल के आएगा और टोटल यहां पर निकलेगा n प्लस l इज इक्वल टू 5। अब हम p के लिए यही चीज देखेंगे तो n बराबर 4 और l बराबर p के लिए यहां पर 1 आ जाएगा, n प्लस l इज इक्वल टू यहां पर 5 आ रहा है। दोनों में 5 वैल्यू निकल के सामने आ रही है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? मैंने अभी बताया कि जिनकी n वैल्यू ज्यादा होगी, यानी जिनके सेल्स की वैल्यू ज्यादा होगी, सेल वैल्यू ज्यादा होने के कारण ही ये ग्रेटर एनर्जी को रखेंगे। तो n प्लस l रूल हमें दो रूल्स देता है, 2 पॉइंट देता है। पहला पॉइंट कि विच सब सेल कंसिस्ट n प्लस l वैल्यू लोअर showing lower energy if n plus l value are same for two subcells, that means they have consist more n value more energy। सीधे तरीके से जो सब सेल, जो उपकोष जिनमें n प्लस l की वैल्यू कम होगी उनकी एनर्जी भी कम होगी। लेकिन अगर किसी केस में बेटा, किसी केस में अगर n प्लस l की वैल्यू दो सब सेल्स के लिए बराबर है तो इसका मतलब है कि जिसका n सेल यानी n वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स वैल्यू ज्यादा होंगी उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि हम फाइंड आउट कैसे करते हैं कि किस सब सेल की एनर्जी कम होती है और किस सब सेल की एनर्जी ज्यादा होती है। अब सबसे पहले हम लोअर एनर्जी सब सेल्स में इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं, उसके बाद हम हायर एनर्जी सब सेल में इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं। तो n प्लस l रूल से आपने सब सेल्स की एनर्जी को फाइंड आउट कर लिया। अब हम उनमें इलेक्ट्रॉनों को भरने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा रफ किए देते हैं। रफ करने के बाद हम यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले से ही सब सेल्स लिखे हुए हैं विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से भरा जाता है? तो हमेशा डायरेक्शन टेल्स टू हेड होती है, टेल से हेड की ओर हम आगे बढ़ते जाते हैं और बढ़ने से वहां पर हमें एक सीरीज मिलती है। यह सीरीज लो एनर्जी टू हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉनों को सब सेल में फिल करती है। तो हम इस तरीके से ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को कह सकते हैं, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी सब सेल्स आर नोन एज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। यानी किसी परमाणु के उपकोषों में लो एनर्जी यानी निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनों को भरने की प्रक्रिया ही ऑफ-बाउ का नियम कहलाती है। अब इस नियम के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनों की एक सीरीज बनाकर देखें पहले कि किस तरीके से सीरीज बनती है। तो मैंने आपको बताया कि टेल से हेड की ओर बढ़ा जाता है। ये इसका टेल है, टेल पोर्शन, और ये इसका हेड पोर्शन है जहां पर इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाना है। हमेशा हेड से फिर टेल की ओर जाएंगे और टेल से हेड की ओर जाएंगे। इस तरीके से बार बार प्रोसेस को हम अपनाएंगे जिससे हमें एक सीरीज प्राप्त होगी और ये सीरीज हमें ये रिप्रेजेंट करेगी कि किस तरीके से लो एनर्जी से हाई एनर्जी की ओर इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है किसी सब सेल में। तो पहले हम आपको करके दिखाते हैं कि किस तरीके से ये सीरीज बनती है। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस सीरीज को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है 1s, तो हम यहां पर लिख लेते हैं, हमारे पास 1s लिखा हुआ है और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया कि 2 ही भरे जा सकते हैं, तो हमने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इसके बाद यहां पर आता है, पीछे जाते हैं, टेल की ओर जाते हैं और टेल से वापस आते हैं, तो यहां हम पाते हैं कि यहां पर
2s मिलता है, तो हमने यहां पर लिख दिया 2s, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहां हो सकते हैं 2। इसके आगे फिर हम फिर पीछे जाएंगे और पीछे से टेल से हेड की ओर आएंगे, तो हमें मिलेगा 2p लिख लिया, और 2p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहां हो सकते हैं 6, तो हमने यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए। उसके बाद फिर आगे आते हैं और यहां पर आपको मिलता है 3s, तो हमने यहां लिख दिया 3s, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो हमने उसमें रख दिया 2। फिर पीछे जाते हैं टेल्स की ओर, और टेल से हेड की ओर आते हैं, तो जैसे ही हम आते हैं हमको मिलता है 3p, और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। उसके बाद और आगे आते हैं तो हमें मिल जाता है 4s, और s में फिर से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2। फिर पीछे जाएंगे, बार बार इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करते रहेंगे, हेड से टेल की ओर जाते रहेंगे, और हम अपने पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे ही हम 4s से पीछे से आगे यानी टेल से हेड की ओर आते हैं, तो हमको मिलता है 3d, और d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। फिर 4p, और p में 6, 5s, s में 2, उसके बाद फिर 4d, d में 10, 5p, 6s2। फिर पीछे से आगे आएंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, और फिर 5f14, 6d10, 7p6, और लास्ट में फाइनली मिल जाएगा 8s2। इस तरीके से आप इस फिगर की सहायता से, इस कॉन्फ़िगरेशंस इंस्टॉलेशंस की सहायता से आप एक सीरीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये सीरीज अरेंजमेंट ऑफ सबसेल नहीं है किसी भी एटम में, ये केवल लो एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर अरेंजमेंट है सबसेल का। तो सबसेल का ये लो एनर्जी टू हायर एनर्जी अरेंजमेंट है, जिसमें हमको इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें करनी है। अब ये बहुत लेंदी है, हमारी समझ में नहीं आता, कभी कभी हम भूल जाते हैं, या फिगर हमें बनाना भी पड़ जाए तो कंपटीशन एग्जामिनेशन में हम इतने बड़े फिगर को बनाएं फिर उनको भरें, तो ये थोड़ी सी समस्या का विषय है। तो इसके लिए लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा या इसके सेकेंड पार्ट में आपको इसका ट्रिक बताया जाएगा कि किस तरीके से आप आसानी से कुछ ही सेकंड्स में इस पूरे कॉन्फ़िगरेशंस को आसानी से लिख ले जाएंगे। इसके लिए आप पूरी आफबाऊ की सीरीज देखिए, जिसमें बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशंस आपको मिलने वाली हैं। तो इस सीरीज की सहायता से अब हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स का इनका एप्लीकेशंस भी देख लें कि किस तरीके से किसी भी ऑर्बिटल सब सेल्स में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा या किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। तो हम कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हमने ले लिया नाइट्रोजन N7, और N7 यानी नाइट्रोजन 7 में हमें इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो किस तरीके से भरेंगे, हमारे पास सीरीज दी है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, पहले शुरुआत करने से हम थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहें तो ये जो हमारे पास 1s2 लिखा हुआ है, तो ये जो पहले लिखा होता है मैंने आपको बताया कि ये मुख्य क्वांटम संख्या है, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, और इसको आप सेल भी कह सकते हैं। ये सेल भी लिखी है, सेल की वैल्यू अगर 1 है तो K, 2 है तो L, 3 है तो M, 4 है तो N, इस तरीके से P, Q, R बढ़ती चली जाती है, 5, 6, 7। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी हम सेल के नाम कुछ रखते जाएंगे। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है, ये सेल भी है, और साथ में इसके लिखा होता है
तो ये L वैल्यू लिखी होती है। इसी को ब्लॉक भी कहते हैं, ये ब्लॉक भी लिखा होता है। आप ब्लॉक इसको पहचान सकते हैं, L वैल्यू पहचान सकते हैं, और ऊपर जो लिखा होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ते जाएंगे, जिससे हमें आसानी होगी इलेक्ट्रॉनों को फिल करने में। क्योंकि हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ेंगे और इससे पता कर लेंगे कि कहां पर हमें रुक जाना है। तो अब हम इसको रफ किए देते हैं, आप नोट्स बनाते चल रहे हैं। और अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9415810889। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को भेजिए, आपको जो समस्याएं हैं उनको भेजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो चलिए हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। N7 है और पहले हमारे आता है 1s2, तो हमने यहां पर लिख लिया 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिख लिए। अब आगे 2s2 है, तो हमने 2s2 लिख दिया। अब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब बचे कितने? 7 में से 4 गए, 3 बचे। 7 - 4 = 3। तो अब मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं नाइट्रोजन में फिल करने के लिए, और यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 6। तो मैक्सिमम भरे जा सकते हैं लेकिन है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे यहां पर कि अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों को फिल कर देंगे और यहां पर हो जाएगा 2p3। तो टोटल हो जाएंगे 2 + 2 + 3 = 7। यहां पर 7 हो गया, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल्ड आउट हो गया। अब कोई दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया सल्फर 16। सल्फर 16 हमने एग्जांपल लिया है, इसको भरना है। कैसे भरेंगे? हमारे पास सीरीज दी हुई है इलेक्ट्रॉनों को फिल करने की, तो चलो हम इसमें भरते हैं। शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 को हम लिख लेते हैं, और इनके इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने के लिए 2 + 2 + 6 लिख लेते हैं। तो टोटल हुए 2 + 2 = 4 + 6 = 10। अब हमें और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 10 हो गए हैं, 6 बचे हैं हमारे पास। तो हम आगे बढ़ते हैं 3s2 में, यानी 3s2 2 और जुड़ गए, 10 2 12, 10 + 2 = 12। अब कितने बचे हमारे पास? 12 हो गए, तो 4 बचे, 4 बचे हैं। तो यहां पर मैक्सिमम भरे जा सकते हैं 6, लेकिन है हमारे पास 4, तो हम भर देते हैं यहां पर 3p4 4। तो अब टोटल अमाउंट हो गया 2 + 2 + 6 + 2 + 4 = 16। इस तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं, बढ़ते ही चले जाएंगे, थोड़ा सा और सीखेंगे। हमारे पास अगर मान लिया है Ni28, निकिल 28, 28 एटॉमिक नंबर है, तब क्या करेंगे? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास सीरीज है, हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। रुक जाइए, अब फिर से हम इलेक्ट्रॉनों को जोड़ ले। 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2, तो टोटल हुआ 2 + 2 = 4 4 + 6 = 10 10 + 2 = 12 12 + 6 = 18 18 + 2 = 20। यहां पर 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और हमें चाहिए कितने? हमारे पास हैं कितने? 28 28 हैं, 8 की कमी है। और यहां पर सीरीज में देखिए 4s2 के बाद आता है 3d10, यानी मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास हैं 8, तो क्यों ना हम यहां पर 8 भर दें, 3d8। और इस तरीके से 8 करने पर यहां पर टोटल अमाउंट जो हमारा निकल के आएगा वो हो जाएगा 28।
तो आसानी से आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को भरते ही चले जाएंगे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जिससे हमें आसानी हो और एग्जाम्पल समझने में। जैसे अब हम उठा लेते हैं सीजियम 55, सीजियम 55, CS55, ये एग्जाम्पल लेते हैं। हम ज्यादा बड़े एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमको आसानी हो समझने में। तो चलिए 55 का एग्जाम्पल लेते हैं। सीरीज हमारे पास बनी हुई है तो हम आगे बढ़ते जाते हैं और बनाने का काम चालू करते हैं, बिल्डअप करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं उनके सब सेल में। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। यहां तक तो आप काउंट कर सकते हैं। 30 है, 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, तो 20 10 30। उसके बाद आगे फिर बढ़ते जाते हैं। यहां से यहां आ जाएगा 4p6, 5s2, 4d10। अब हम थोड़ा सा रुकते हैं, काउंट करते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास अगर 30 था तो 30 के आगे 36, उसके बाद 2 उसमें जुड़ गया तो 38, और 38 प्लस 10 48, यानी 48 हो जाता है। 48, 2 50, 5, यानी 7 इलेक्ट्रॉन, 2 50 और 5 55, 7 इलेक्ट्रॉन्स की अभी यहां पर हमारे पास जगह बाकी है। तो यहां पर देखते हैं कि 4d10 आ चुका है, 5p6 है, 5p6 है बेटा, 5p6, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो मैक्सिमम यहां पर हम 6 भर सकते हैं और हैं हमारे पास 7। तो कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं कि 6 न लिख के 7 लिख देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि मान लिया कि हमारे पास 2 लीटर की कोई बोतल है पानी की, तो उसमें हम पानी को 2 लीटर भर सकते हैं। 1.9 ml लीटर पानी भरा जा सकता है, 1.8 लीटर पानी भरा जा सकता है, 1.7 लीटर पानी भरा जा सकता है, लेकिन कभी भी उस 2 लीटर की बोतल में 2.1 लीटर पानी नहीं भरा जा सकता। मिनिमम क्वांटिटी को फिल किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम से अप क्वांटिटी को उस किसी भी सब सेल में या किसी भी कंटेनर में फिल नहीं किया जा सकता। इसलिए यहां पर 5p6 ही रहेगा और नेक्स्ट जंप करके जाएगा 5p6, 6s1। अब हम टोटल अमाउंट को जोड़ डालें। अगर हम टोटल अमाउंट को जोड़ते हैं तो 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 10 = 30, 36, 38, 48, 54 एंड 1 = 55। टोटल यहां पर आपने इलेक्ट्रॉन को काउंट किया, 48 + 6 + 1 = 57। मुझे उम्मीद है, आई होप यू नो वेरी वेल, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को फिल किया जा सकता है। किसी के दिमाग में कोई ये भी पूछ सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक हम इसको फिल कर सकते हैं। तो बेटा हमारी पीरियोडिक टेबल में जो हमने खोजी है, हम लोगों के द्वारा खोजी गई है, उसमें 118 यानी 118 ही एटम्स हैं, और जितने एटम्स का एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उनका ही हम वहां पर कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। मान लिया कि अगर उनमें माइनस चार्ज है, उस मेटल पर माइनस चार्ज आ गया है, तो हम उसके आगे 1 2 यानी 120 तक जा सकते हैं। लेकिन वो जो 118 है यानी 118 एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का है, वो नोबल गैस है। वो तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन केवल 118 तक ही जाकर रुक जाएगा। तो इस तरीके से आपने आज देखा कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से फिल्ड आउट करते हैं। लेकिन बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा ही, और एक्सेप्शन है तो हमारी जान लेगा ही।
तो उस जान से बचने के लिए हम एक्सेप्शन को सीखेंगे, समझेंगे, तभी काम चलेगा। तो क्यों ना हम इसके एक्सेप्शंस को भी सीख लें इसी टाइम, जिससे हमें पेपर में आसानी रहे। अब हम इसे रफ कर रहे हैं, नोट्स आपने बना ही लिए होंगे। तो चलिए हम एक्सेप्शंस को समझना चाहें कि किस तरीके से हम एक्सेप्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेप्शन आए कहां से, किसके द्वारा ये एक्सेप्शंस आए? तो हम जैसा जानते हैं कि हर एलिमेंट या हर एटम स्टेबल होना चाहता है। हम लोग भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, किस लिए? नौकरी मिल जाए, एक अच्छी लाइफ हो जाए, लाइफ स्टेबल हो जाए। घर बनाए जाते हैं, मजबूत घर क्यों बनाए जाते हैं? बीम क्यों दी जाती है? स्टेबिलिटी के लिए। उसी तरह एटम्स में जब इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग की जाती है उनके सब सेल में, तो इसीलिए की जाती है कि उनमें स्टेबिलिटी बनी रहे। और स्टेबिलिटी जब गड़बड़ हो जाती है, स्टेबिलिटी नहीं रह जाती, तो उनके इलेक्ट्रॉन फिलिंग्स में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, जिससे वो एलिमेंट आसानी से स्टेबल बन जाए। तो इसके लिए स्टेबिलिटी रूल की जरूरत होगी, और इस स्टेबिलिटी को एफ हुंड ने सबसे पहले बताया था। एफ हुंड हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं। उन्होंने हुंड्स रूल्स के नाम से दो अलग अलग रूल्स दिए। एक में इलेक्ट्रॉन फिलिंग का रूल है और दूसरे में स्टेबिलिटी रूल है। तो पहला रूल आप आसानी से आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, हुंड्स मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में यह बताया जाता है कि किसी भी सब सेल के ऑर्बिटल में तब तक इलेक्ट्रॉन मल्टीपल नहीं हो सकेंगे जब तक कि उनमें सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। और दूसरा रूल, जिसको स्टेबिलिटी रूल, हुंड्स स्टेबिलिटी रूल कहा जाता है, उसमें यह बताया जाता है कि ऑर्बिटल में यदि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है, तो वो एटम या वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो यही जानना चाहिए कि सब सेल के इलेक्ट्रॉन सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहां पर इसको हटा रहे हैं और इसको साफ जगह पर लिखेंगे। साफ जगह का मतलब यहां पर देखिए S P D F, और अभी आपको याद करने का तरीका आपने पढ़ रखा है, तो उससे आपने 2, 6, 10, 14 लिख लिया। अब यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम दिए हुए हैं उसका जस्ट हाफ ही उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं। यानी S में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें ऑर्बिटल्स की संख्या, ऑर्बिटल्स नंबर जो है वो होगी 1। P में 6 है तो ऑर्बिटल होंगे 3। D में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन होंगे 5, और F में 14 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल होंगे 7। यानी sPdF 1357, sPdF 1357, sPdF 1357। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कितने ऑर्बिटल हैं sPdF में। अब हम उन ऑर्बिटल्स को बना भी लेते हैं। तो S में 1 ऑर्बिटल है, P में 3 ऑर्बिटल है, D में 5 ऑर्बिटल हैं और F में 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो इस तरीके से हमने ऑर्बिटल्स को बना लिया है और हमारे पास ऑर्बिटल्स बने हुए हैं। कह रहा है कि या तो इनमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन भरे हों, हाफ फिल हो यानी आधे भरे हुए हों, या फिर पूरे भरे हुए हों। तो आधे भरने का मतलब या तो S में 1 इलेक्ट्रॉन हो, P में 3 इलेक्ट्रॉन हो, D में 5 इलेक्ट्रॉन हो, F में 7 इलेक्ट्रॉन हो, तब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होगा। या फिर पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हों तब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होगा। यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन हो, P में पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन हो,
डी में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो या एफ में पूरे 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो सकता है, ऐसा हुंड ने बताया। तो ऐसा करने के लिए हम चलिए कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे पता चलेगा कि क्या होने वाला है। यह समझ में आ गया तो इसको रफ कर दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम आसानी से समझ पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है। क्रोमियम 24 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है हमको क्रोमियम 24 का, तो क्यों ना सीरीज दी हुई है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ही देखा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होल्ड, रुक जाइए, क्यों? कैलकुलेट करना है कितने इलेक्ट्रॉन हैं। चलिए 2 + 2 + 6 + 2 + 6 टोटल 2 + 2 = 4 + 6 10 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब हमें 4 चाहिए, तो टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन लेस रह जा रहे हैं, कम रह जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं 4s2 यानी +2 और लास्ट में आता है 3d4 यानी यहां पर हो जाएंगे 4। टोटल आप जोड़ डालिए 2 + 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24 यानी 24 इलेक्ट्रॉनों को हमने भर दिया है। अब इसके पहले वाले जितने भी आप देख रहे हैं सब सेल, वो इलेक्ट्रॉनों से कंप्लीट भरे हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, पी में 6 2 भरे हुए हैं। हम लास्ट के 2 सबसेल्स को उनके ऑर्बिटल्स के साथ यहां पर बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं 4s को और 3d4 को, क्योंकि d में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमने 3d4 को बना लिया। और अब हम इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। s के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं पहले से ही और d के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिया। आप देख रहे हैं कि s तो कंप्लीट फुल है लेकिन d कंप्लीटली फुल नहीं है। और अगर ये कंप्लीटली फुल नहीं है तो हुंड्स के स्टेबिलिटी रूल से ये एटम स्टेबल नहीं हो सकता। तो क्या किया जाए? ऐसा किया जाए कि अगर हम S से एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर इस D में डाल दें तो यहां पर जो ये 2 है और ये 4 है फर्दर चेंज होकर 4s1 3d5 हो जाएगा। और ऐसा हो जाने पर ये हाफ फिल्ड रह जाएगा और ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा और दोनों हाफ फिल्ड या दोनों फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाते हैं। तो चलो ये करके देखें, यानी इस गलत को सही बना कर देखें। तो बनाने के लिए सही 24 Cr24 को बनाने के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 कर देते हैं और 3d5 कर देते हैं, जिससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s का और 3d का दोनों का हाफ फिल्ड रह जाता है। और इस तरीके से ये हुंड्स के स्टेबिलिटी रूल को फॉलो करने लगता है और कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इस तरीके से पूरे पीरियोडिक टेबल में 22 एग्जाम्पल हैं। 22 ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो ये काज करते हैं कि वो ऑफ-बाउ के नियम को, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को चैलेंज करते हैं और बेस्ड होते हैं हुंड्स स्टेबिलिटी रूल पर। आपने पहला एग्जाम्पल देख लिया है। दूसरा एग्जाम्पल समझने के लिए पहले वाले एग्जाम्पल को रफ
करना पड़ेगा और आपने नोट्स बना लिए होंगे। तो चलिए इसे रफ करते हैं और दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ जाते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास Cu29। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें क्योंकि सीरीज हमारे सामने लिखी हुई है और लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। चला जोड़ के देखिए 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 यानी 2 + 2 4 + 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29। यहां पर 29 हो जाता है। लेकिन इसके लास्ट ऑर्बिटल्स के पिक्चर्स को बनाया जाए तो s में 1 और d में 5 होते हैं। तो 5 हम बनाते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनों को भर के देखा जाता है। s में हम पहले 2 इलेक्ट्रॉनों को भर लें और अब हम जाते हैं d की ओर। 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर d के पास 9 है 3d 9 और 4s2 कंप्लीट भरा हुआ है s और d है हमारा इनकम्प्लीट। तो जब हाफ फिल्ड नहीं है, आधा नहीं है और फुल फिल्ड नहीं है तो ये एटम अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसे स्टेबल बनाने के लिए हुंड का नियम इस्तेमाल करते हैं, हुंड का प्रिंसिपल यूज करते हैं और s से एक इलेक्ट्रॉन को d की ओर भेज देते हैं। जैसे ही वो d में जाएगा यहां पर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा बिकॉज 3d10 और 4s1 हो जाएगा। तो चलिए इस गलत को फिर से सही बनाएं, इलेक्ट्रॉनों को s से d में पहुंचाएं और पहुंचाने के बाद यहां पर Cu29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 हो जाता है। और इस तरीके से अगर इनकी ऑर्बिटल्स की पिक्चर को बनाया जाए तो हम ऑर्बिटल्स की पिक्चर को बनाकर ये देखते हैं कि s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया है और d में सभी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली भर चुके हैं क्योंकि s से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ चुका है और जैसे ही यहां पर आएगा ये 4s1 3d10 हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया, आपको मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं और एग्जाम्पल भी हैं, मैंने आपको बताए कि 22 एग्जाम्पल हैं। अब आपके पास 20 एग्जाम्पल एक्सेप्शंस के बचे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो एक्सेप्शंस को लगाने में तो आप मुझसे मिलिए इस चैनल के थ्रू और समझिए कि किस तरीके से एक्सेप्शंस को अनएक्सेप्शन में बदला जाता है। और हाँ, अगले जो वीडियो है उसमें और भी चीजें हमें सीखने को मिलने वाली हैं और साथ में आपको मिलेगा एक ट्रिक जिससे आपको इस सीरीज को इस तरीके से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरी तरीके से देखते रहिए इस YouTube चैनल को और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन दबाने से आपको नए नोटिफिकेशन के साथ नए वीडियो मिलेंगे जिनसे आप जान पाएंगे कि किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाना है। तो इसके लिए वॉचिंग नाउ माय YouTube चैनल कैम माइंड कोचिंग बाय अवस्थी सर। थैंक यू।